वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड इवनिंग सब लोगों को। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? हाँ, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। तो देखिए, कल हमने चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 2 है वो कवर किया था और इसमें मैंने आपको जैव विविधता के महत्व के बारे में बताया था। ठीक है, तो जैव विविधता के महत्व को काफ़ी हमने ब्रीफली, काफ़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया था और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 19 का ही पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है, पार्ट 2 है वो कल आ चुका है और उससे पहले पार्ट फर्स्ट हम पढ़ा चुके हैं। तो ये चैप्टर नंबर 19 आपका चल रहा है जिसका नाम है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है जैव विविधता पर संकट, यानी कि थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए, होता क्या है कि प्रकृति में जो मौजूद तत्व हैं या कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है प्रकृति में जो मौजूद है वो एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, जिसका उपयोग हम तो या तो डायरेक्टली करते हैं या इनडायरेक्टली करते हैं, सीमित मात्रा में वो उपलब्ध है और मानव के द्वारा उसका ज़बरदस्त दोहन किया जा रहा है, यानी उसका अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। तो देखिए, जब उनका अधिक मात्रा में यूज होगा तो उनमें कहीं ना कहीं से तो कमी आएगी और जब कमी आएगी तो जैव विविधता भी ऑटोमेटिक ही कम होती चली जाएगी। तो यही कहलाता है जैव विविधता पर संकट, यानी कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हैं कि किन किन कारणों के कारण जैव विविधता पर संकट आता है और उसके निवारण के उपाय कौन से, यानी कि उनका संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास का और आज के चैप्टर का और यहाँ तक कि साइंस का एक लास्ट टॉपिक बचा है और आपका सिलेबस है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और रह गया, उसमें दे रखा है सड़क सुरक्षा से लेकर, तो उसमें तो आपको खुद ही पढ़ लेना, उसमें ऐसा कुछ है नहीं और आप लोग बोलोगे तो मैं भी वो भी आपको मैं समझा दूंगा। तो आपके सिलेबस में ये 19वां चैप्टर है और इसकी आज लास्ट क्लास होने वाली है, यानी कि साइंस है आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको पढ़ना है कि जैव विविधता पर संकट, यानी कि थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं, अच्छे से मैं आपको समझाता चलूँगा। ठीक है, और आप देखते चलिए, पढ़ते चलिए। देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रकृति में वनस्पति और जंतु प्रजातियों का विलुप्त होना है, ठीक है, या फिर नई प्रजातियों का पैदा होना एक प्राकृतिक घटना तो है। ये पक्की बात है, एक प्राकृतिक घटना तो है। अब इसमें बताया गया है कि इनकी औसतन जो विलुप्तता दर होती है, यानी कि कोई भी प्रजाति है वो कितने लंबे टाइम तक, ठीक है, वो अस्तित्व में रह सकती है। तो देखिए कि एक स्तनपायी, यानी कि स्तनधारी जो जीव होते हैं उनकी जो विलुप्तता दर होती है वो 400 वर्ष मानी जाती है। कितनी? 400 वर्ष मानी जाती है। और चिड़िया प्रजाति की, पक्षियों की है वो 200 वर्ष मानी जाती है। किंतु वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों, यानी कि मनुष्य की गतिविधियों के कारण और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन, यानी कि दोहन करने के कारण यह दर है वो 1000 से 10 गुना बढ़ गई, यानी कि 1000 से 10,000 गुना बढ़ गई है। अब ये बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी जो विलुप्तता की रेट है, किसी भी प्रजाति की जो विलुप्तता की दर है वो भी बढ़ गई है। तो बढ़ गई तो इसका मतलब कि जैव विविधता है वो धीरे धीरे क्या कम होती हुई चली जा रही है। ठीक है, देखिए, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि जैव विविधता में धीरे धीरे क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो एक अनुमान के अनुसार कि विश्व में वर्ष 1600 के बाद की बात की गई है। ठीक है, एक आंकड़े दिए गए हैं कि वर्ष 1600 के बाद लगभग 700 प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। कितनी प्रजातियां? 700 प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं और आज लगभग 4000 जंतु प्रजातियां, कितनी? 4000 जंतु प्रजातियां और 60,000 वनस्पति प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। यानी कि इनका अस्तित्व है वो पूरी तरह से खतरे में है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है कि वर्तमान में पृथ्वी पर प्रत्येक 8 में से 1 चिड़िया, देखो ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये डाटा आपको याद रखना है कि प्रत्येक 8 में से 1 चिड़िया, प्रत्येक 4 में से 1 स्तनपायी, यानी कि एक स्तनधारी, और प्रत्येक 4 में से 1 शंकुधारी वृक्ष, और प्रत्येक 3 में से 1 उभयचर, प्रत्येक 7 में से 6 समुद्री कछुए विलुप्त होने का खतरा झेल रहे हैं। यानी कि इनकी जो विलुप्त होने की जो दर है, विलुप्त होने की जो संख्या है वो बताई गई है कि देखिए कि प्रत्येक 8 चिड़िया में से, प्रत्येक 8 चिड़िया में से 1 चिड़िया है वो विलुप्त हो रही है। ठीक है, प्रत्येक 4 स्तनधारियों में से
प्रत्येक 4 स्तनधारियों में से एक स्तनधारी है वो विलुप्त हो रहा है। प्रत्येक 7 में से 6 समुद्री कछुए हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी ज़्यादा रेट है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा दे रखा है कि कृषि फसलों की भी बात बताई गई कि कृषि फसलों में भी 75% आनुवांशिक विविधता खो चुके हैं। यानी कि उनमें आनुवांशिक विविधता के अंदर मैंने आपको बताया था कि फसलों में कीटरोधी और रोगरोधी फसलों को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो उनकी अलग अलग प्रजातियां डेवलप की जा रही है, उनका विकास किया जा रहा है, लेकिन इनका अंधाधुंध उपयोग होने से क्या हो रहा है, इनमें भी विविधता में भी क्या कमी आ रही है। तो देखिए, कृषिगत फसलों में भी 75% आनुवांशिक विविधता है वो कम हो गई है। विश्व की 75% मछलियां हैं वो अति दोहन का शिकार होने से विलुप्त होने का खतरा उठा रही है। यानी कि मछलियों का उपयोग ज़्यादा रूप में बहुत ज़्यादा खाने में किया जा रहा है। ठीक है, तो 75% जो मछलियां हैं विश्व की वो शिकार होने के कारण का उनका विलुप्त होने की कगार पर है। अब देखिए, गत वर्ष यानी पिछले वर्ष के कुछ डाटा दिया गया है कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो जानवर थे, कौन कौन से पशु थे वो पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं। तो देखिए, भारत से एशियाई चीता, जावाइन गैंडा, हिमालयन क्वेल, पिंक हेडेड डक ये पूरी तरफ से विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि ये आज के अस्तित्व में है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से, एशियाई चीता है, जावाइन गैंडा है, हिमालयन क्वेल है, पिंक हेडेड डक है, ये प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसके बाद है, इसमें हमको देखना है कि देखिए कि जैव विविधता पर जो संकट है उस संकट के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए, जैव विविधता पर संकट के कारण हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला हम कारण पढ़ते हैं कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। देखिए, मानव के द्वारा, मानव की गतिविधियों के द्वारा, उसके क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मानव की जनसंख्या दर है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, और उसके लिए आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन प्राकृतिक आवासों जैसे कि वन है, ठीक है, वन क्षेत्र आदि को काटा जा रहा है। तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो जितने भी जीव जंतु होते हैं उन पर तो क्या है, उन पर तो उनके अस्तित्व का खतरा मंडराता है, क्योंकि उनके मरने की संभावना वहाँ पर ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो ये इसमें दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है कि प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास निर्धारित किया है, जिसमें वो रहकर प्रकृति के नियमों के अंतर्गत जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर आबादी व कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के रहने के लिए, उनकी आबादी बढ़ती जाएगी तो उनके रहने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक, उनके जीवन यापन करने के लिए, उनके रोजगार के लिए, ठीक है, उनके कृषि स्रोतों के लिए, उनके उद्योग धंधों के लिए भी जगह चाहिए। तो जगह कहाँ है, जंगलों में मिलती है। ठीक है, तो जंगलों को काटा जा रहा है, तो उसकी वजह से जैव विविधता में कमी आ रही है और जैव विविधता पर भी संकट मंडरा रहा है। अब देखिए आगे क्या डाटा दे रखा है कि पृथ्वी पर 50 लाख से 3 करोड़ प्रजातियां हैं, जिनमें से 50% से अधिक जो प्रजातियां वो उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती हैं। तो विश्व पर, पृथ्वी पर, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50 लाख से ज़्यादा प्रजातियां हैं, तो 50 लाख से 3 करोड़ प्रजातियां मौजूद हैं, जिनमें से 50% जो प्रजातियां हैं वो उष्णकटिबंधीय वनों वाले क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। किंतु इन वनों की बात करें तो इन वनों में 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से ये वनों को काटा जा रहा है। यानी कि एक वर्ष में 1.7 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है, जो वन है उनको काटा जा रहा है, और इसी दर से उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई होती रही तो एक वैज्ञानिक अनुमान है कि 30 वर्षों में इन वनों की 5 से 10% वनस्पति व जंतु प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि इसी दर से ये कटाई होती रही तो आने वाले 30 वर्षों में 5 से 10% वनस्पति प्रजाति और जंतु प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। अब देखिए कि यूरोप में वनों की कटाई से पिछले 60 वर्षों में कवक की 50% जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो चुकी हैं। यूरोप की बात बताई गई है कि यूरोप में वनों की कटाई से पिछले 60 वर्षों में, कितने वर्षों में, पिछले 60 वर्षों में कवक यानी कि फंगस, ठीक है, कि 50% जो प्रजातियां थी वो समाप्त हो गई थी। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा वन लगभग 1 करोड़ हेक्टेयर
प्रति वर्ष की दर से काटे जा रहे हैं, ठीक है। और इनके जो प्रजातियां यहाँ पर उनके विलुप्त होने वाली अधिकांश प्रजातियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक पहचान भी नहीं पाए। ऐसी प्रजातियां हैं कि वो ऐसी प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त होने वाली हैं और हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं, उनको हम खोज भी नहीं पाए कि ऐसी कौन कौन सी नई प्रजातियां हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बहुत प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ प्रजातियों की ही हम जान पहचान पाएँ, उन प्रजातियों को हम पहचान पाएँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट जो संकट का कारण है, ठीक है, वो है प्राकृतिक आवास विखंडन। तो देखिए वही प्राकृतिक आवास विखंडन में भी वही है, सेम टू सेम, क्योंकि हर एक प्रजाति के लिए अपना एक परिवेश होता है, उस परिवेश में उसका एक आवास होता है। यदि किसी कारणवश उस आवास को, ठीक है, उस परिवेश में यदि कोई दखल अंदाजी की जाती है और वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो उस प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है और वो प्रजाति है विलुप्त होने की संभावना उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास जो पहले विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए थे, अब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन, नहर, विद्युत लाइन, बांध, खेत आदि के निर्माण से विखंडित हो गए हैं। यानी कि ये सब क्या, ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, ठीक है, मानव के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इसके कारण जो प्राकृतिक वन्य जीव हैं उनके प्राकृतिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं और इन गतिविधियों के कारण भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। और अन्य अनेक वन्य प्राणी होते हैं वो वाहनों की चपेट में आ जाते हैं तथा मानव बस्ती में आने से लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर प्रतिवर्ष लगभग आधा दर्जन बाघ व अनेक छोटे जीव दुर्घटना का शिकार होते हैं। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें एक रेल मार्ग गुजरता है और उससे प्रति वर्ष लगभग आधा दर्जन तो बाघ मर जाते हैं, ठीक है, और अनेक छोटे जीव दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और अनेक मर जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कारण है जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में देखते हैं। मानव गतिविधियों से आज पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी का टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगा है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मैंने आपको बताया था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया होता है ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, प्रकाश किरणें होती हैं, वो धरती पर आ तो जाती है लेकिन टकराने के बाद है वो ग्रीन हाउस लेयर को पार नहीं कर पाती, यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी हुई जो बर्फ है वो तेजी से पिघल रही है और समुद्र का जो जल स्तर वो बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ पिघलेगी, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी तो वहाँ पर जो जितनी भी नदियाँ वगैरह हैं, ठीक है, उनमें बाढ़ आने की संभावना होगी, उनमें उनका जलस्तर ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो सब आकर किस में गिरेंगी, समुद्र में गिरेंगी। तो समुद्र का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो समुद्र का लेवल जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो समुद्र में रहने वाली जो जैव विविधता है या समुद्र में रहने वाली जितनी प्रजाति हैं उनके अस्तित्व पर भी संकट मंडराने लगता है, ठीक है। तो इस कारण एक को तो समुद्री जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और उपलब्ध भूमि में भी कमी आने से स्थलीय जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। एक अनुमान के अनुसार यदि पृथ्वी का तापमान 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है तो विश्व की 70% प्रजातियों पर विलुप्तता का खतरा हो जाएगा, ठीक है। एक अनुमान लगाया था, एक आंकड़ा आया है कि यदि पृथ्वी का तापमान है 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो विश्व की 70% प्रजातियां वो नष्ट होने की कगार पर पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है जलवायु का संकट, जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण की वजह से जैव विविधता पर भी संकट आता है। पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन के कारण। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषकों का दुष्प्रभाव प्राणियों तथा पौधों पर पड़ता है, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित भूमि होती है, जो औद्योगिक अपशिष्ट क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा जल में भी अनेक वनस्पति और जीव नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि औद्योगिक अपशिष्ट भूमि प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है। तो जब जल प्रदूषण होगा तो जल में रहने वाले जो जीव होते हैं उन पर खतरा होगा, ठीक है। और भूमि प्रदूषण होगा तो भूमि यानी कि जमीन में जो रहने वाले जो जीव हैं उन पर भी खतरा होगा, ठीक है। तो अत्यधिक वायु प्रदूषण से के कारण भी तेजाबी वर्षा होती है, यानी कि इसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। तेजाबी वर्षा होती है 5.5 से पीएच कम हो जाता है, ठीक है, वर्षा का, तो तेजाबी वर्षा इनकी एसिड रेन इनकी अम्लीय वर्षा इसको कहते हैं। तो इससे अनेक सूक्ष्म जीव और वनस्पतियां वो भी नष्ट हो जाती हैं,
ठीक है। और इसी प्रकार जो कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए जो रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, देखिए कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, उसके उपयोग से मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता भी प्रभावित हो रही है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बड़ा संकट है विविधता के लिए। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित विदोहन, यानी कि मैंने बताया था कि प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज वो सीमित मात्रा में, कितने सीमित मात्रा में, और उनका इसी प्रकार से ज़्यादा यूज होता रहेगा तो एक दिन वो क्या खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आने वाले पीढ़ियों के लिए नहीं बचेंगे, तो उसकी वजह से भी जैव विविधता प्रभावित होती है। देखिए कैसे, तो देखिए स्थानीय आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, किंतु मनुष्य ने व्यावसायिक लाभ के लिए पेड़ पौधों जीव जंतुओं का अत्यधिक अनियंत्रित दोहन किया है, जिस कारण कई प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। जैसे कि देखो उदाहरण दे रखे आपको समझाने के लिए कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका की बात की गई है। यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होता है। देखिए कि यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में जो मेंढक की टांग होती हैं उन टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होगा। देखिए जब मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंढकों को पकड़ा जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेंढकों को पकड़ा जाएगा, उनको खाया जाएगा, तो उनकी जो प्रजाति है वो धीरे धीरे क्या होगी, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और देखिए कि भारत समेत अनेक एशियाई देशों में मेंढक की टांगों का निर्यात करते हैं, यानी कि यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका वाले जो देश हैं वो क्या करते हैं, मेंढक की टांगों का उपयोग खाने में तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो निर्यात भी करते हैं अन्य देशों को। ठीक है, और वर्ष 1983 में भारत ने 3650 मीट्रिक टन मेंढक की टांगें निर्यात की, जिसके फलस्वरूप जंगलों में मेंढकों की संख्या कम होती गई। देखिए भारत ने क्या किया, क्योंकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका वाले देशों में मेंढक की टांगों का खाने में ज़्यादा उपयोग होता है, तो भारत ने भी 3650 मीट्रिक टन मेंढकों की टांगों को निर्यात किया, यानी कि इन देशों में भेजा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, देखिए जब ज़्यादा से ज़्यादा मेंढक पकड़े जाएंगे तो जंगलों में मेंढकों की संख्या वो ऑटोमेटिक कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कीट जिन्हें मेंढक खाते थे उनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई। बिल्कुल पक्की बात है, यानी कि जब मेंढकों की संख्या में कमी हो गई और मेंढक जिन कीटों को खाते थे, जब मेंढक ही नहीं रहेंगे तो वो कीट कौन से खत्म होंगे, नहीं होंगे। जब वो कीट खत्म नहीं होंगे तो उन कीटों की संख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी, और उन कीटों की संख्या में तो वृद्धि हो गई और मेंढक खाने वाले हुए कम। तो इससे भी क्या होगा, इससे देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए दिनांक 1 अप्रैल 1987 से भारत सरकार को मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था, क्योंकि कीटों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती गई और वो हमारी फसल के लिए, कृषि के लिए काफ़ी मतलब नुकसानदायक होते थे। इसी कारण जो भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि दिसंबर 1 अप्रैल 1987 से भारत सरकार को मेंढकों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं आगे और पढ़ते हैं कि कृषि और वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति, कृषि और वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण भी जो जैव विविधता पर संकट आ गया है। किस प्रकार, देखिए हरित क्रांति से पूर्व किसान होते थे अपने खेतों में विभिन्न किस्मों के अनाज, फल, सब्जी आदि उगाते थे तथा विभिन्न नस्लों के मवेशी रखते थे, किंतु अब बात की जाए, किंतु इस समय में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लालच में आज किसान है वो उन्नत बीजी कुछ प्रजातियों को ही उगाता है। ठीक है, यानी कि वो हर प्रजाति को नहीं उगाता, और इसके अलावा वो ऐसे मवेशियों को रखता है जो अधिक उत्पादन देते हैं। ठीक है, संकर नस्लों को रखता है, जिससे आनुवंशिक जैव विविधता तेजी से नष्ट हो रही है। इंडोनेशिया में गत 15 वर्षों में 80% किसान थे वो अधिक उत्पादन देने वाली चावल की कुछ संकर किस्में ही उगा रहे हैं, जिससे वहाँ चावल की लगभग 1500 स्थानीय प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं, यानी कि वो ऐसी प्रजातियों को ही कृषि में काम में ले रहे हैं। ठीक है, चावल की ऐसी प्रजातियों को ही उगा रहे हैं जिनसे उनको क्या मिलता है, ज़्यादा चावल की प्राप्ति होती है, लेकिन जो स्थानीय जो चावल की जो किस्म थी वो क्या खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको कोई उगाएगा नहीं, वहाँ पर यूज नहीं करेगा। तो देखिए इसी कारण यह भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कभी महामारी फैली तो सभी फसलें एक साथ नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि जब हम लोग क्या करें, एक जैसी फसल उगा रहे, यदि सेम फसल में यदि किसी ना किसी कोई भी रोग लग जाता है तो सब की सब फसल है वो चौपट हो जाएगी और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए
इसी प्रकार पेपर है, माचिस है, प्लाईवुड है और औद्योगिक कच्चे माल के लिए आज प्राकृतिक वनों को नष्ट कर ही एक प्रजाति के वन उगाए जा रहे हैं, जिससे जैव विविधता में लगातार कमी आ रही है। क्योंकि देखिए पेपर, माचिस, प्लाईवुड और औद्योगिक कच्चे माल के लिए एक विशेष प्रकार के वनों का उपयोग किया जाता है, तो क्या कर रहे हैं उन और जो अलग अलग प्रकार के बने उनको तो सफाया कर रहे हैं, उनको तो काट रहे हैं और उस विशेष प्रकार के वनों को ही उगाया जा रहा है, जिससे क्या जैव विविधता में कमी आ रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे एक कारण और है कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यानी कि ऐसी विदेशी प्रजातियां जो बाहर से लाई गई थी हमारे देश में, और उन विदेशी प्रजातियों के कारण भी जो स्थानीय प्रजातियां हैं वो नष्ट हो गई। क्यों, देखते हैं किस प्रकार से। देखिए जो विदेशी प्रजातियां होती है वो स्थानीय प्रजातियों पर खतरे की तरह कार्य करती हैं और पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा कर देती हैं। तो देखिए ऐसा हुआ कब और किसने किया, ठीक है, इसके बारे में आपको बता रखा है और ये एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं। देखिए कुछ पादप प्रजाति थी जो दिखने में काफ़ी अच्छी लगती थी, उनके सौंदर्यकरण के लिए, यानी कि उनको दिखावटी के लिए उनका आयात किया गया, इनको बाहर से लाया गया। ठीक है, तो ऐसे दो पादप प्रजाति थी, एक का नाम था लैंटाना और दूसरे का नाम था जलकुंभी। तो देखिए लैंटाना को अंग्रेज लेकर आए थे, सन 1807 में भारत लाए थे अंग्रेज, और कलकत्ता के बॉटनिकल गार्डन में इनको लगाया गया था, किसको, लैंटाना को। लेकिन धीरे धीरे सारे उपमहाद्वीप में ये लैंटाना फैल गया और आज यह पौधा स्थानीय जैव विविधता के लिए संकट बना हुआ है, क्योंकि यह अपने आसपास के दूसरे पौधे को किसी को वृद्धि ही नहीं करने देता, उनको विकास को बाधित करता है, उनको उगने ही नहीं देता और ना ही इसको जानवर खाते हैं। यानी कि ये तो नष्ट होने वाला है नहीं और दूसरे को तो ये उगने नहीं देगा, यानी किसी और को ये वृद्धि नहीं करने देगा और इसका सफाया होगा नहीं, क्योंकि ना तो उसको पेड़ कोई भी जानवर खाता है। तो इसकी जो धीरे धीरे क्या इसकी वृद्धि धीरे धीरे होती जा रही है और ये काफ़ी जैव विविधता के लिए संकट वाली बात है। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है, ये बात तो हो जाती है लैंटाना की। अब दूसरा एग्जाम्पल है वो है जलकुंभी का। तो यही सेम टू सेम कंडीशन आती है जलकुंभी के बारे में। तो देखिए जलकुंभी के बारे में है कि जलकुंभी को वाटर लिली भी कहा जाता है, क्योंकि ये पानी में उगता है। ठीक है, और ये सुंदर जामुनी फूलों के कारण भारत में इसको ब्राज़ील से लाया गया था। जलकुंभी को कहाँ लाया गया था, जलकुंभी को भारत में ब्राज़ील से लाया गया था, किंतु आज यह भारत के जल स्रोतों में फैल चुका है, यानी कि हर जगह जलकुंभी आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसका नुकसान क्या, देखिए कि जलकुंभी का अनियंत्रित फैलाव होता है। ये क्या करती है, ये ज़्यादा बड़ी मात्रा में फैल जाती है और सूर्य की रोशनी को पानी के अंदर जाने से रोक देती है, जिससे जल में मौजूद जो पौधे होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं तथा जीवों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है, जिससे वो मरने लगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जलकुंभी का दुष्प्रभाव, ये जैव विविधता को काफ़ी प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद और देखते हैं और भी कुछ विदेशी प्रजातियां हैं। इसी प्रकार कुछ विदेशी प्रजातियां हैं वो ऐसे ही आयातित हो जाती हैं, इनकी जो कोई खानदान है वो विदेशों से, कोई खाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, खानदान है वो विदेशों से मंगाया जाता है, ठीक है, भारत में वो आयात किया जाता है। तो उसके साथ साथ कुछ विदेशी और जो प्रजातियां हैं वो भी साथ में लपेट कर आ जाती हैं। जैसे कि देखिए, जैसे गेहूँ का अमेरिका से आयात किया गया था गेहूं को। ठीक है, कब किया गया था, 1950 में किया गया था। तो उस समय गाजर घास नाम की एक पादप प्रजाति थी, तो गाजर घास नाम की प्रजाति थी वो भारत में आ गई। तो गाजर घास है वो विश्व के सबसे बड़े खरपतवारों में से एक माना जाता है, और क्योंकि इसको ना तो जानवर खाते हैं और इसकी वृद्धि भी काफ़ी होती है, और इसके अलावा ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं इसमें जो एलर्जी पैदा करते हैं। ठीक है, जो गाजर घास जो पौधा होता है इसमें ऐसे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं, और जो गाजर घास है ये स्थानीय जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तो एलर्जी करता है, इसके अलावा इसको जानवर नहीं खाते हैं, इसकी वृद्धि ज़्यादा होती है और ये और किसी को भी उगने नहीं देता है। ठीक है, यानी फसल को भी ये प्रभावित करता है, क्योंकि ये क्या है, खरपतवार है और सबसे खतरनाक खरपतवार इसको माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते और कुछ उदाहरण समझते हैं कि आज से लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिरणों को छोड़ दिया गया था। लेकिन देखिए जब हिरणों को छोड़ा है तो धीरे धीरे हिरणों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होती चली जाएगी
और हिरणों की संख्या में तो वृद्धि होगी, यदि उनकी संख्या में अब संतुलन बना कैसे रहेगा, उनकी संख्या कम कैसे होगी, जब हिरणों को कोई खाने वाला वहाँ पर मौजूद हो। यानी कि जैसे शेर है, ठीक है, चीता है, ये क्या है, हिरण को खा जाते हैं, ठीक है। तो यदि हिरण को खाने वाला, हिरण का भक्षक वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं होगा, तो हिरणों की संख्या है वो धीरे धीरे तो बढ़ती ही चली जाएगी। तो ऐसा ही हुआ वहाँ पर कि 50 वर्ष पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिरणों को छोड़ा गया था, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा गया कि वहाँ पर कोई उनका प्राकृतिक भक्षक है या नहीं है, उनको कोई खाने वाला, उनको कोई मारने वाला है या नहीं है। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे हिरणों की संख्या तेजी से बढ़ती गई। जब हिरणों की संख्या बढ़ेगी भाई धीरे धीरे, तो वो क्या करेंगे, अपना पेट तो भरेंगे, तो भोजन के लिए उन्होंने स्थानीय पेड़ पौधों को तेजी से चट कर दिया, यानी कि उनका सफाया कर दिया। और अपना पेट भरने के लिए उसके बाद उन्होंने क्या किया, खेतों की तरफ रुख किया। इस प्रकार बिना सोचे समझे प्रकृति की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने से पारिस्थितिक तंत्र तो प्रभावित होता ही है, इसके साथ साथ सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो ये भी प्रमुख कारण बनता है। इसके बाद एक कारण और है, अंधविश्वास एवं अज्ञानता, ठीक है। अंधविश्वास एवं अज्ञानता के कारण भी कुछ प्रजातियों पर संकट मंडरा गया था। कैसे, देखिए, अंधविश्वास के कारण क्या हुआ कि ऐसी खबर फैली कि मनुष्यों की बोली समझ कि हम जैसा बोलते हैं, ठीक है, तो उसको समझने के लिए गागरोनी जो तोते होते हैं वो मनुष्यों की बोली को समझते हैं, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, एक ऐसी अफवाह फैल गई थी जिससे बड़ी मात्रा में इन गागरोनी तोतों को पकड़ा गया, और जिसके कारण ये आज ये संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में इनको माना जाता है। इसके अलावा एक खबर और फैली थी कि यौनवर्धक माना जाने वाला घोड़ाबड़ होता है, यानी कि जो घोड़ाबड़ पक्षी है वो सेक्स वृद्धि करने में, ठीक है, यानी कि सेक्स पावर बढ़ाने में वो काफ़ी अहम होता है। इसी कारण इन घोड़ाबड़ पक्षी का बड़ी संख्या में शिकार होने लगा, क्योंकि इन घोड़ाबड़ पक्षी को कोई खाएगा तो उसमें क्या होगा, सेक्स पावर उनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि यौनवर्धक उनको माना गया। तो ये क्या एक अफवाह थी, और इस अफवाह के कारण घोड़ाबड़ पक्षी का क्या हुआ, बड़ी मात्रा में क्या हुआ, शिकार हुआ, जिससे आज ये जाति है संकटग्रस्त है, ठीक है, बहुत कम पाई जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ये भ्रामक धारणा ये है कि जो गोयरा होती है, जिसको मॉनिटर लिजार्ड भी बोलते हैं, गोयरा होता है, इसकी सांस होती है वो जहरीली होती है। कैसी होती है, गोयरा की जो सांस होती है वो जहरीली होती है, यानी कि इसको कोई गोरा को कोई देखेगा तो ये क्या जहरीली सांस छोड़ेगा, तो वो आदमी को या किसी भी मनुष्य को, किसी भी जानवर को ये मार सकता है। तो लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे ही गोयरा दिखता है, गोयरा को देखा और गोयरे को देखते ही उसको क्या मारने का प्रयास करते हैं। तो ये भी क्या संकटग्रस्त प्रजाति होती है, ठीक है। वो गोयरा का मतलब वो घोड़ा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में देख लिया, और इसके अलावा हमने देख लिया कि जैव विविधता पर संकट है वो किस प्रकार से मंडरा रहा है, ठीक है, और किन किन कारणों के कारण जैव विविधता पर संकट है। अब देखते हैं कि जैव विविधता के जो संकट है उसका निवारण कैसे किया जाए, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अब, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, तो जैव विविधता वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया। अब संरक्षण वाला टॉपिक है ये स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए संरक्षण के लिए हमको क्या करना चाहिए कि अनियंत्रित जो विध्वंस हो रहा है, ठीक है, वो क्षय हो रहा है जैव विविधता का, और इसी वजह से अनेक जो प्रजातियां वो धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही हैं, संकटपन्न है। लेकिन इन प्रजातियों को बचाने के लिए, संकट जातियों को बचाने के लिए हमको प्रयास करने होंगे, और कुछ प्रयास किए भी जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर भी इनको बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब इनके बारे में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से प्रयास किए गए। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए, जो इंटरनेशनल एफर्ट लगाया गया है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक प्रयास किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन वर्ष 1968 में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, और इसका हिंदी में नाम है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, यानी कि IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसकी स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और इसका मुख्यालय वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस संस्था ने क्या किया कि 4 वर्ष तक पादप और प्राणी जातियों पर क्या किया, अध्ययन किया, और 1972 में एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे रेड डाटा बुक, इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। 1972 में IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया गया, और इस पुस्तक में जो लुप्त हो रही प्रजातियां हैं और उनके आवास
और वर्तमान में उनकी संख्या को सूचीबद्ध किया गया, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिन पर संकट है, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में इसमें बताया गया था, उन प्रजातियों को यहाँ पर नोट किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि IUCN ने और कैसे कैसी जीव प्रजातियों के संरक्षण की बात की। तो IUCN ने विश्व की जीव प्रजातियों को संरक्षण की दृष्टि से 5 वर्गों में विभाजित किया। कैसे कैसे किया देखते हैं। तो पहला वर्ग है वो है विलुप्त प्रजातियां, यानी कि ऐसी जातियां जो विश्व में कहीं भी जीवित अवस्था में नहीं मिलती हैं, यानी कि विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे डोडो पक्षी है वो विलुप्त हो चुका है, मैंने बताया था मॉरिशस के द्वीप पर पाया जाता था। और ठीक है, इसके अलावा डायनासोर है वो भी विलुप्त हो गए, और रायनिया पादप है वो भी इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। तो ये होती हैं विलुप्त प्रजातियां जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, वो कहीं पर भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रजाति की बात है वो है संकटग्रस्त प्रजातियां जो संकट की स्थिति में हैं, यानी कि वो नष्ट होने वाली हैं। ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी कि उन पर पूरी तरह से संकट मंडरा रहा है, और यदि जिनका संरक्षण नहीं किया गया समय से तो वो शीघ्र ही विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि देखिए चीता है, बाघ है, बघेरा है, जिंगो बाइलोबा है, सर्पगंधा है, गैंडा है, ये क्या संकटग्रस्त प्रजातियां हैं और इनको लिखा जाता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, चलिए इसके बाद है अति संवेदनशील प्रजातियां, यानी कि ऐसी जातियां जिनकी संख्या वो तेजी से कम हो रही है, यदि शीघ्र ही इन संकटग्रस्त की श्रेणी में इनमें आने की संभावना है, यानी कि ये शीघ्र ही उस श्रेणी में आने वाली हैं कि जो संकटग्रस्त हैं, यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, उस श्रेणी में धीरे से आ जाएंगी। तो उनको रखा गया है अति संवेदनशील प्रजातियों में, जैसे कि याक है, नीलगिरी लंगूर है, लाल पांडा है, कोबरा है, ब्लैक बग है आदि। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दुर्लभ प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो केवल एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती हैं या जिनकी संख्या है वो बहुत कम है, जैसे कि लाल भेड़िया है, हैनान गिब्बन है, ग्याबान गैंडा है। ये दुर्लभ प्रजातियों की श्रेणी में आता है, यानी कि इनकी एक निश्चित क्षेत्र में ये पाई जाती हैं और इनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और बहुत कम है इनकी संख्या, तो वो दुर्लभ प्रजातियों के अंदर को रखा जाता है। इसके बाद है कि अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियां, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो ज्ञात तो हैं लेकिन उनके बारे में पूरी तरह से डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होने से उन्हें किसी विशिष्ट वर्ग में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनको अपर्याप्त रूप से ज्ञात प्रजातियों में रखा जाता है, यानी कि वो ज्ञात तो हैं लेकिन उनके बारे में पर्याप्त जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि IUCN ने वर्ष 1973 में एक कन्वेंशन जारी किया गया था, एक कन्वेंशन आयोजित किया गया था जिसका नाम है CITES, यानी कि कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कन्वेंशन जारी किया गया था जिसमें विभिन्न देशों ने संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रण लगाने पर सहमति दी थी, यानी कि बहुत सारे देशों ने यह सहमति दी थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण लगाया जाए, और जिससे कि विभिन्न देशों में जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उन पर हम उनको संकट होने से उन पर इसकी स्थिति को पहले से बेहतर किया जा सके। ठीक है, चलिए इसके लिए कुछ सम्मेलन आयोजित किए गए थे। वर्ष 1992 में एक सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। कौन सा सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। इस दौरान जैव विविधता संधि यानी कि CBD हुई थी, कॉन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, कॉन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी अस्तित्व में आई थी, जिसमें 193 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए थे इस संधि पर, और सभी देशों ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, यानी कि सभी देशों ने ये आह्वान किया था कि हम लोग मिलकर क्या करेंगे, इस जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। और इसके लिए सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में, जिसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। ये आपको याद रखना है। अब ये तो हो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि हमारे देश में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो देखिए जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय संधि जो CBD हुई थी उसके प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2002 में जैव विविधता एक्ट 2002 यानी कि बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 बनाया गया था, जिसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। तो जैव विविधता एक्ट है वो भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया? 2002 में बनाया गया था। और किसको ध्यान में रखकर बनाया गया था? जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी CBD
और जो कहाँ पर हुई थी, ब्राजील में हुई थी, 1992 में हुई थी, रियो डे जेनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन इसको कहा जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या रखे वो भी देख लेते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जैव विविधता का ऐसा उपयोग जिससे यह लंबे समय तक उपलब्ध रहे, यानी कि जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली हर चीज़ है वो एक लंबे समय तक उपलब्ध रहे, इस प्रकार से उसका संरक्षण किया जाएगा और इस प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। और देश के जैविक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का समान वितरण, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि संसाधनों का की कम मात्रा में उपयोग हो, ठीक है, और उनका उपयोग केवल कुछ चुनिंदा लोग ही कर पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका इस प्रकार से वितरण किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके। इसके बाद देखिए, इसके बाद बताया गया कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जैव विविधता एक्ट 2002 में त्रिस्तरीय संगठन का प्रावधान है कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) बनाया गया। और राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में जैव विविधता बोर्ड बनाया गया था। स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियां बनाई गई थी इसके अंतर्गत। इसके अलावा और क्या दे रखा है, इसके अलावा भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के उद्देश्य से दिनांक 2 जून 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन भी किया गया। तो राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का गठन कब किया गया था? 2 जून 2010 को किया गया था। कब किया गया था? 2 जून 2010 को किया गया था राष्ट्रीय हरित अभिकरण का गठन। और किसके उद्देश्य की किया गया था? कि भारत में पर्यावरण, वन, जल, वायु एवं जैव विविधता कानूनों को एक ही दायरे में लाने के लिए। अब इन कानूनों के तहत क्या कर सकते हैं? इन कानूनों के अंतर्गत हम अपील कर सकते हैं, किसमें? उच्च न्यायालयों में नहीं कर सकते, वरन राष्ट्रीय अधिकरण में भी दर्ज होगी। यानी कि इन कानूनों के अंतर्गत कोई भी अपील है वो उच्च न्यायालय में दर्ज नहीं किया जा सकता। उसका जो समाधान किया गया वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। और इन बसों से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा ही किया जाएगा। और निपटारा भी कैसे होगा? फास्ट होगा, तेजी से होगा। और देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय स्थित है भोपाल, और भोपाल स्थित है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन हुआ था 2 जून 2010 को, ये भी आपको याद रखना है, और इसका मुख्यालय है भोपाल में। अब देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, यानी कि जैव विविधता का संरक्षण है हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार देखते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण है कि ऐसे प्रयास हैं जिनसे प्रजाति है, आवास है, इकोसिस्टम का संरक्षण हो, यानी कि जो प्रजाति हैं वो भी बची रहे, आवास है उनका वो भी बची रहे, और इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, उसका भी संरक्षण किया जा सके। अतः जैव विविधता का सबसे उपयुक्त तरीका यह है कि हम पूरे इकोसिस्टम को उसके प्राकृतिक रूप में संरक्षित करें। और वर्तमान में जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रकार से किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है वो देख लीजिए। एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि उसी स्थान पर संरक्षित किया जाए। जैसे जीवों के विकास और वृद्धि के लिए उनके प्राकृतिक आवास ही सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, यानी कि वो जिस आवास में वो वृद्धि करते हैं, जिस आवास में वो रहते हैं, वहीं पर उनका संरक्षण किया जाए। अब कैसे होगा ऐसा संरक्षण? जो प्राकृतिक आवास में ही मानव द्वारा प्रदत्त अनुरक्षण से किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। यानी कि जो मानव के द्वारा उसी आवास में जो संरक्षण किया जाता है वो स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिस संकटग्रस्त प्रजाति को संरक्षित करना होता है उसके अनुसार चयनित प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल परिस्थितियां एवं सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत जीव मंडल रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व, और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बनाए गए, अभ्यारण्य बनाए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई, और संरक्षण रिजर्व आदि की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्योंकि उनको उसी स्थान पर जिस भौगोलिक परिवेश में वो वृद्धि करते हैं, रहते हैं, विकास करते हैं, उसी भौगोलिक परिवेश में ही उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, ठीक है, और उनको संरक्षण मिलना चाहिए उसी प्राकृतिक आवास में। उसको कहा जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। और इसके लिए जीव मंडल रिजर्व, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की गई, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, और जीव अभ्यारण्य बनाए गए, और संरक्षण रिजर्व भी बनाए गए। तो वर्तमान में
भारत की बात की जाए तो भारत में 14 जैव मंडल रिजर्व है, यानी कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 99 राष्ट्रीय उद्यान है, 523 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 47 संरक्षित रिजर्व हैं। ये आपको याद रखना है। भारत में कितने कितने हैं, देखिए फिर से देखिए, भारत में 14 तो बायोस्फीयर रिजर्व है, 99 राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है, 523 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और 47 संरक्षित रिजर्व स्थापित किए गए हैं। जो देश का कुल क्षेत्रफल देखिए 1,58,745 वर्ग किलोमीटर संरक्षित हो चुका है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.83% है, यानी कि अपने देश का 4.83% जो भाग है वो संरक्षित हो चुका है। उसका एरिया दे रखा है 1,58,745 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो संरक्षित हो चुका है। किसके अंदर, स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। तो देखिए बहिस्थानीय संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। बहिस्थानीय संरक्षण की बात की जाए तो जैव विविधता संरक्षण की इस विधि में संकटग्रस्त जो पादप है, जंतु की प्रजाति है, उनको प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके तहत वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान बनाए जाते हैं, बीज बैंक बनाए गए, उत्तक संवर्धन, ठीक है, ऊतक संवर्धन टिश्यू से रिलेटेड प्रयोगशाला बनाई गई आदि की स्थापना की गई है। वही जंतुओं के संरक्षण के लिए देखिए चिड़ियाघर बनाए गए, जू की स्थापना की गई है, एक्वेरियम बनाई गई है, मछली घर होता है, ठीक है, यहाँ पर अनेक प्रजातियों की मछलियों को पाला जाता है, उनकी स्थापना की जाती है किसके लिए, बहिस्थानीय संरक्षण में। संकटग्रस्त पादपों एवं जंतुओं के जनन द्रव्यों, उनके बीज है, फल है, पराग है, बीजाणु है, शुक्राणु है, अंडाणु आदि का संरक्षण होता है वो निम्न ताप संरक्षण विधि के द्वारा किया जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर उनको रखा जाता है जिससे वो क्या करते हैं, वो सेफ रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। और इसके अलावा मंद वृद्धि कल्चर, इसके अलावा देखिए कि इसके अलावा मंद वृद्धि कल्चर तकनीक से किया जाता है। इसके अलावा संकटग्रस्त पौधों या जंतुओं के जीन्स को अंकुरण क्षम बनाकर जीन बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि ऐसे पौधे ऐसे जंतु जो संकटग्रस्त स्थिति में उनके जीन्स को संभाल कर रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर वृद्धि ना कर सकें, ठीक है, वो वहाँ पर उनका अंकुरण ना हो, वो वृद्धि ना कर सकें, इस तरह से उनको वहाँ पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से जैव विविधता का संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो हो जाता है स्वस्थान पर, उसी स्थान पर जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व बनाकर किया जाता है, और दूसरा किया जाता है बाह्य स्थान पर, यानी कि उनको प्राकृतिक आवास से निकाल कर बाहर संरक्षण किया जाता है मानव द्वारा कृत्रिम आवास में। कैसे, जैसे जू बनाकर जीव जंतु का संरक्षण किया जाता है, ठीक है, इसके अलावा एक्वेरियम में मछलियों का संरक्षण किया जाता है, और जो ऐसे प्रजाति जो संकटग्रस्त हैं उनके जीन्स को लैबों में सेफ रखा जाता है ताकि वो वहाँ पर वृद्धि ना कर सके और उनका उपयोग है वो आगे किया जा सके, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर नंबर 19 है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस चैप्टर 19 में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए इसमें मैंने आपको जैव विविधता संकट के बारे में बताया था। सबसे पहले हमने जैव विविधता संकट पाया था, और जैव विविधता संकट के मैंने आपको कारण बताए थे किस तरह से जैव विविधता का संकट आता है। प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के कारण भी आता है, ठीक है, प्राकृतिक आवासों के विखंडन के कारण आता है, जलवायु परिवर्तन के कारण आता है, इसके अलावा प्राकृतिक जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसके कारण भी जैव विविधता में संकट आता है, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन के कारण भी होता है, कृषि एवं वानिकी में व्यावसायिक प्रवृत्ति के कारण भी ज़्यादा जो यूज करते हैं, ठीक है, उन्नत बीजों को, और इसके अलावा रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, और विदेशी प्रजातियों के आक्रमण के कारण भी, जैसे लैंटाना और जलकुंभी के बारे में बताया गया था, ठीक है, जो विदेशी प्रजातियों के कारण भी जो और स्थानीय प्रजातियां हैं उन पर संकट मंडरा रहता है, ठीक है। इसके अलावा गाजर घास जो आई थी गेहूं के साथ, उसके कारण भी खरपतवार में वृद्धि होती गई और बहुत बड़ा संकट है वो जैव विविधता के मंडराने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अंधविश्वास के कारण ही गागरोनी तत्व को पकड़ा गया था और घोड़ा को मारा जाता है, ठीक है, घोड़ावर का शिकार किया जाता है, और जैव विविधता का संकट किया जो संरक्षण किया जाता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है, IUCN के द्वारा किया जाता है रेड डाटा बुक में, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए जाते हैं। इसके अलावा रियो डी जेनेरो में 1992 में सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन,
उसमें भी 193 देशों ने भाग लिया था और जैव विविधता के संरक्षण की बात बताई थी। भारत में भी जैव विविधता के संरक्षण की बात बताई थी और इसके लिए जैव विविधता एक्ट बनाया गया था 2002 में भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया था 2002 में। ठीक है, तो इस प्रकार से जैव विविधता संरक्षण किया था और जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से किया था, एक तो स्वस्थान पर और एक बहिस्थान पर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 19 है पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 19 हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। इस तरह से आपका साइंस का पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, साइंस का सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, कोई इशू नहीं है, पूरा मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, बहुत अच्छे से करा है। ठीक है, यदि आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोज को रिवाइज करेंगे और कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो उनकी भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाए। अब देखिए साइंस तो अपन की ख़त्म हो चुकी है, अब साइंस में हम रिवीजन क्लास करेंगे और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था साइंस ख़त्म हो गई है तो इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो रह गया था, उसकी कुछ वीडियो है मैंने डाली है, तो हम ग्रामर वाला पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे इंग्लिश में। और साइंस ख़त्म होने के बाद अब आपकी इंग्लिश की क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश की क्लास आप कंटिन्यू करेंगे, पूरी ग्रामर में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा एसएसटी की क्लास भी मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कर रहे थे, एसएसटी की क्लास भी मैं आपकी लेने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आपका साइंस है कंप्लीट हो चुका है। मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने समझाया और आपको समझ भी आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर और कोई प्रॉब्लम आती है तो देखिए आपके पास पहली प्रायोरिटी तो ये है कि आपके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियोज़ को रिवाइज करते रहिए, समझिए, वहाँ पर अच्छी तरह से मैंने हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक को अच्छे से आपको डिटेल से समझाया है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी साइंस से रिलेटेड यदि आप सभी वीडियो को अच्छे से रिमाइंड करते हो और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के आप उनको याद करते रहते हो बार बार। ठीक है, तो साइंस पूरी खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम नंबर लेंगे किसका, देखो मैथ आपकी चल ही रही है, इसके बाद इंग्लिश को कंप्लीट कराएंगे और इसके बाद एसएसटी को, जो एसएसटी का कुछ पार्ट रह गया है वो भी मैं आपका एसएसटी का भी कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सेशन आपका ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर जो लोग नए विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, जिससे साथ में आपको क्या हुआ जो बेल आइकन दबाने से आपका जो कोई भी अपडेट होती है चैनल से रिलेटेड वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी साइंस की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट क्लास हम इंग्लिश से कंटिन्यू करेंगे और इंग्लिश है वो आपकी पूरी करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास होगी अभी कल, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।